नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, आज की वीडियो एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैथ के मिक्स क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। लेकिन ये जो मिक्स क्वेश्चन है अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, बहुत ही शानदार हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो इनमें से कुछ सवालों को पहली बार देखेंगे। ऐसे पर्सन आपने पहली बार पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी सवाल जरूर मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब आप इन सवालों को करेंगे, पहले खुद करके देखेंगे, फिर हम जब बताएंगे उसको करके देखेंगे कि हमने कौन सा तरीका अप्लाई किया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर कोई ऐसा सवाल जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं सवाल दूंगा, तो पहले आप क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे। जैसे ही हमारा सवाल आए उसके बाद वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हमारे क्वेश्चन से का जो तरीका है, हमारा आंसर उससे मैच करेंगे। तो दो फायदे होंगे, एक तो पता चलेगा आप ठीक हो या गलत हो, दूसरा ये भी पता चलेगा कि इसको हैंडल कैसे किया जा रहा है, कौन से तरीके से हम उस सवाल को सोल्व कर रहे हैं भाई, वो भी आपको जरूर देखना भाई। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही शानदार सवाल होने वाले हैं, तो प्रत्येक सवाल को ध्यान से देखना, एक भी सवाल मिस मत करना भाई। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि पहला सवाल अच्छा हो सकता है लास्ट सवाल अच्छा हो सकता है बीच में कोई और अच्छा हो, लेकिन ये पक्का कहूँगा मैं कि सभी को कुछ ना कुछ अच्छा सवाल जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई मैथ का मिक्स वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके अंतर का व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी? ट्राई कीजिए भाई वीडियो को पॉज करके। ओके भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो आ जाते हैं अब हम देखते हैं कि कौन सा तरीका अपनाना है। देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। इसमें एक संख्या है a और उसका व्युत्क्रम हुआ 1/a। तो क्या कह रहा है? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब a का उल्टा 1/a होता है। ठीक है, उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर, देखिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। योग जो है अंतर का मतलब गुणा 3। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। तो अब आपको संख्या बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। सोल्व करते हैं भाई। इसको हमने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, 3 की गुणा करी 3a माइनस 3/a, 3 की दोनों में गुणा कर दी। अब हम इस वाले को इधर ले जाएंगे और इस वाले को इधर ले आएंगे, तो ये इधर जाकर 2a हो गया और ये इधर आकर प्लस का जुड़ जाएगा 1/a प्लस 3/a। ठीक है भाई, 1/a प्लस 3/a, तो बट्टे में आ गया a, ऊपर हो गया 4/a, तो 2a बराबर 4/a। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस a को इधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले आएंगे, तो a² बराबर 4/2। 2 भाग में आ गया, a उधर पहुंच गया, a² बराबर 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो a² बराबर 2 है, तो a बराबर क्या हो गया भैया? √2 आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? बहुत अच्छे भाई। पहले सवाल का आंसर है √2। चेक कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं भैया सवाल नंबर 2 पर। यह सवाल यूपीएससी 2016 ने पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग का 2016 का प्रश्न है। ये देखते हैं। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है भाई, ट्राई कीजिए भाई। बहुत अच्छे भाई। देखिए ऐसे सवाल को जब हम करेंगे 100 से 300 के बीच बताना है हमें, 100 से 300 के बीच, तो हम 100 लिख लेते हैं पहले। 100, 101, 199, 200, 201, 299, यही है भाई। और लास्ट में चाहे तो 300, हालांकि बीच कह रहा तो 300 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो 100 पर शुरू हो रही हैं या 100 पर समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इनको देखते हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं
100 2 से शुरू हो रही हैं, 2 पर शुरू होने वाली या 2 पर खत्म होने वाली कितनी संख्याएं, तो ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 पर शुरू हो रही हैं, तो इसका मतलब ये संख्या होगी 100। 100 तो ये सारी की सारी हैं, हमें जो चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन संख्याओं में शुरुआत में तो कुछ है नहीं, लेकिन पूछ रहा अंत में, इनमें से कहां कहां पर अंत में 2 आएगा, तो उसके लिए भाई हमारे पास पहली संख्या आएगी 102, 102, फिर आएगी 112, 122। हमें ये नहीं गिनना, हमें बस लास्ट वाला देखना है, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि 2 कितनी बार आ रहा है। बीच में वाला 221, 223 नहीं चलेगा, उनमें बीच में भी आ रहा है, सिर्फ लास्ट में आना चाहिए या शुरू में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा 132। आप ऐसे ही चलते हुए जा सकते हैं, डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको पूरा लिख कर बता रहा हूं। 142, 52, 62, 72, 82, 192। तो यहां पर 10 संख्या ये आएंगी, 100 ये, 10 ये, टोटल संख्या होगी 110। तो 100 से 200, 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, आंसर आ गया 110। ये 10 संख्या ऐसी है जो 2 पर समाप्त हो रही हैं, और ये 100 संख्या ऐसी है जो 2 से शुरू हो रही हैं। अब इनमें उन 2 को नहीं गिनेंगे, जैसे इसमें 202 आएगा, संख्या तो एक ही रहेगी ना, ये तो हम गिन चुके, तो इधर से और गिनना है, तो आंसर आ गया भैया 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस 2017 में सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल लगा हमें। गुणनफल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 48 गुणा 49 गुणा 50 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार आएगा। जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो इसको करने के लिए जब हम इसमें गुणनखंड करेंगे तो जैसे 2 हो गया भाई, फिर 3 में कुछ नहीं आ रहा, फिर 4 की बात करें तो 2 गुणा 2 होगा, जब 6 की बात करेंगे तो 2 गुणा 3 होएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा, 2 बार 4 में आया, 1 बार 2 में आया, 1 बार 6 में आया, ऐसे गिनकर बताना 2 कितनी बार आएगा। ऐसे गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो भाई इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 की कितनी पावर आएंगी, इसमें 2 की कितनी पावर आएंगी। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि सभी संख्याओं को ले रहा वो 1 से लेकर 50 तक सारी संख्या ली है, तो अब आप क्या करेंगे कि पहले 50 को, ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, कि पहले 50 को आप जो है 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 25, 2 की पावर 1 से भाग देंगे, फिर 50 को 2 की पावर 2 यानी 4 से भाग देंगे, जितना पूरा पूरा कट रहा दशमलव नहीं लेना, 12 चौक 48 यानी 12 आ गया, फिर 50 को 2 की पावर 3 यानी 8 से भाग देंगे, 6 आ गया, फिर 50 को 2 की पावर 4 16 से भाग देंगे तो 16 से 3 बार कट गया, फिर 50 को 2 की पावर 5 यानी 32 से भाग देंगे, 1 आ गया। अब इससे ऊपर जो 2 की पावर 6 पर जाए 64, 64 से तो कटेगा ही नहीं, तो जितना भागफल आ रहा है उनको जोड़ दिए, 25, 37, 25 और 12 37, 43, 44, 45, 46 और 1 47। इसमें जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 47 बार 2 आएगा। अगर 1 से लेकर कहीं तक भी जा रहे हैं, पूछ रहा 2 कितनी बार आएगा, तो पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 से भाग देते हुए चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 47। एक और सवाल इसी को हम क्लियर करने के, ये तो मैंने सवाल एग्जाम मतलब पेपर में से ऐसे कैसे रख दिया, लेकिन कुछ भाइयों को समझ में नहीं आया होगा, तो दूसरा सवाल देखते हैं। गुणनफल 1, 2, 3, 99, 100 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 कितनी बार आएगा। इस बार 5 पूछा है, कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया वही करना है। पहले 100 को 5 से भाग दिया, 20 आ गया। अब 100 को 5 की पावर 2 25 से भाग देंगे, कितना आ गया 4 आ गया। अब 100 को 100 की पावर 3 125 से भाग देंगे तो नहीं जा सकता, आंसर आ गया 20 और 4 24। हो गया भाई सवाल, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जितने से भी पूछ रहा उतने से भाग दें, ठीक, उसकी पावर 2 से भाग दे, पावर 3 से, पावर 4 से, जब तक भाग दे सकते, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 बढ़ाते चले जाएं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए। 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 45 है और औसत 9 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। आ जाइए, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 45, औसत 9 है, तो a प्लस बी
का आधा 9 है, ये तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो गया भैया? 18 हो गया। और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर कितना है? 45 है। अब हमें चाहिए उन संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमें पता है, वर्गों का योग चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसमें 2ab कर देते हैं। तो 2ab करने के लिए इधर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 90 हो गया। इसके दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। हमें जो पता था इधर इसका वर्ग कर दिया और इसमें 2 की गुणा कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया? पहले वाले सवाल से लगते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 324। अब 324 में 2ab की वैल्यू कितनी है? 90 है। 90 घटा दीजिए, 234 आंसर आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह 90 रख देंगे, 90 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 234 बच जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 90 बराबर 324। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? आंसर आ गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई अगले सवाल पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का में से HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्राई कीजिए भाई। ओके, जिनके दिक्कत है वो देखिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी। दोबारा से लिखता हूं मैं इसको, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। अब दोनों में क्या कॉमन है? ए माइनस बी। और में से या HCF क्या होता है? जो कॉमन होता है। तो कॉमन ए माइनस बी है, तो इनका में से क्या हो गया? ए माइनस बी हो गया। आसान ही सवाल था ये तो भाई। आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी किसी पारी में कुल 80 रन बनाए। इस पारी में उस बल्लेबाज ने 4 छक्के और 8 चौके लगाए, तो उसने कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? सवाल बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज को पर ध्यान देना बस। एक बल्लेबाज ने अपनी पारी में कुल 80 रन बनाए, कुल रन बनाए 80। इसमें उसने 4 छक्के और 8 चौके लगाए, यानी बाउंड्री में 4 छक्के हैं 24 रन बन गए, 8 चौके हैं 32 रन बन गए। देखिए 4 छक्के 24, 8 चौके 32 है। ये तो इतने चौके और छक्के से बन गया, और शेष है दौड़कर। बाकी तो उसके दौड़कर रन होंगे ना भाई। ठीक है, तो उसने जो बनाए हैं 80 टोटल बनाए, जिसमें से बाउंड्री पर ये हैं। बाउंड्री में कितने हो गए? 56। ठीक है, 56 हो गया भैया बाउंड्री से। बाकी उसके हिस्से में कितने आए? 24। 24 रन दौड़कर बनाए हैं। 80 में से 24 दौड़कर बनाए हैं। पूछ रहा है उसने कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए हैं? आंसर आ गया 30%, क्योंकि 80 100% है, 8 10% है, 24 30% है। आंसर है भैया 30%। 30% रन दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 24 अधिक है। पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 24 अधिक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में कितना अंतर है? ट्राई कीजिए भाई। पहली संख्या और तीसरी संख्या में कितना अंतर है, ट्राई करना है आपको। आ जाते हैं। 3 संख्या है, मान लिया हमारी ABC, सिंपल मान लेते हैं। 3 संख्या ABC है, जिसमें पहली A है, दूसरी B है, तीसरी C है। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत A प्लस B बटे 2। औसत क्या होता है? टोटल बटे n। टोटल को n से भाग करें तो एवरेज या औसत आता है। पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 24 अधिक है। ये जो है इससे 24 अधिक है, यानी इसको घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा? 24। याद रखना, इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो 2 LCM आ गया, ये प्रॉब्लम कर रहा है।
हाँ भाई, 2 एलसीएम आ गया इधर का, इसमें क्या आया a प्लस बी माइनस बी माइनस सी बराबर 24। अब प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गए, a माइनस सी बटे 2 बराबर 24, तो 2 को इधर ले जाएंगे, ये पहुंच जाएगा गुणा में 48। पूछा क्या है, पहली और तीसरी का अंतर, पहली में तीसरी घटाए तो 48 मिल रहा है, तो पहली और तीसरी का अंतर 48 ही है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी सवाल जो है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन शर्त तो ये है कि आप पेन तो उठाइए भाई। अभी बहुत शानदार सवाल रह रहे हैं, ये बीच में कुछ सवाल आसान वाले भी लगे हैं, और भी सवाल आते हैं भाई, देखते हैं। अशोक पोरस से 24 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद अशोक की आयु पोरस की आयु से 2.5 गुना होगी, तो पोरस की वर्तमान आयु कितनी है? ट्राई कीजिए भाई, ट्राई करना है आपको। ठीक है, देखिए आपने कर लिया, मान लिया, तो अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद अशोक की आयु पोरस की आयु से 2.5 गुना होगी। अशोक और पोरस, अशोक की आयु पोरस की आयु से 2.5 गुना कब होगी? जब इन दोनों में 5:2 का अनुपात हो। 2.5 गुणे का मतलब 2 का 2.5 गुना 5 होता है, तो या तो 2.5 1 ले लें या 5 2 ले लें। 10 वर्ष बाद पोरस, अशोक की आयु पोरस की आयु से 2.5 गुना होगी। अशोक की आयु 2.5 गुना है पोरस की आयु से, ये हम 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो जितना अनुपात है वहीं पर x टिका दिया हमने, इसकी आयु 5x, इसकी 2x। आज अशोक जो है पोरस से 24 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद भी तो अशोक की आयु पोरस से 24 वर्ष से ज्यादा होगी। 5 साल पहले भी अशोक की आयु पोरस से 24 वर्ष अधिक थी, तो दोनों में 24 साल का अंतर है, और कभी भी उम्र का अंतर चेंज नहीं होता भाई। ठीक है, तो उम्र का अंतर सदैव समान रहता है, तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद इसकी आयु 5x, इसकी 2x, तो अंतर कितना भैया? 3x, और 3x बराबर 24, जो अंतर दे रखा है, x बराबर 8, यानी इसकी वर्त 16 और इसकी 40। ये कब की आयु है? 10 वर्ष बाद की। बस ये ध्यान रखना कब की ले रहे हैं, 10 वर्ष बाद की आयु है 40 वर्ष और 16 वर्ष पूछ रहा है। तो पोरस की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद ये 16 साल का होगा, तो वर्तमान में कितना है? 6 वर्ष का। ये वर्तमान में 30 वर्ष का, ये 30 का, ये 6 का है। 10 वर्ष बाद ये 40 का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, देखते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आदित्य ने 12 रुपए प्रति पेन की दर से 20 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 20 पेन खरीदे। रेट क्या? 12 रुपए का एक पेन। उन्हें प्रति पेन किस दर से बेचे कि उसे 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट चाह रहा है वो। 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट चाह रहा है। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने बिल्कुल कर लिया होगा। तो इसमें देखते हैं, पहले हम पूरा देखते हैं कितना है। आदित्य ने 12 रुपए प्रति पेन की दर से 20 पेन खरीदे। खरीदे यानी क्रय, क्रय यानी सीपी। तो एक पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो 12 पेन का 12 रुपए, एक का 12 रुपए, तो 20 का हो गया 240 रुपए। उसने कुल 240 रुपए में खरीदे हैं। जब वो बेचता है तो ये पूछ रहा है कि एक पेन को किस देर से बेचा। मान लिया एक पेन का विक्रय मूल्य ए रुपए है या वी रुपए है। एक पेन का विक्रय मूल्य वी है, विक्रय यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वी है, वी फॉर विक्रय मान लिया हमने, ए भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं। एक पेन का विक्रय मूल्य वी रुपए है, तो 12 पेन रुपए की दर से 20 पेन खरीदे हैं। एक पेन का विक्रय वी है, तो 20 पेन का विक्रय मूल्य 20 वी हो गया। ये भी क्लियर हो गया भाई। ठीक है, ये है विक्रय, ये है क्रय और लाभ। उसे प्रॉफिट हुआ है भाई, कितने का? उसे 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। क्लियर हो गया भाई, यहां भी ठीक है। फिर से देखते हैं हमें, उसने 20 पेन खरीदे, एक पेन का क्रय मूल्य 12 रुपए, तो 20 पेन का 240 रुपए। उसने एक पेन 20 रुपए में बेचा, तो जब एक पेन 20 में बेचा तो 20 पेन 20 वी में बेचे। उसे लाभ हुआ 5 पेन के विक्रय के बराबर, यानी 5 वी के बराबर। हो सकता क्रय कहता तो भैया 60 रुपए का बोला जाता, 12 पेन 60 सीधा होता, लेकिन विक्रय के बराबर कह रहा है ये। और भैया विक्रय बराबर क्या होता है? क्रय प्लस लाभ।
जितने में खरीदा और लाभ को जोड़ दे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है हमारा। क्रय प्लस लाभ बराबर विक्रय होता है। अब इस 5V को इधर ले आए तो कितना हो गया 15V, वो घट जाएगा बराबर 240। जब 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 240 है, यानी कि 5 का तो लाभ लिया है, 15 में उसने अपना कीमत वसूल कर ली, जो 5 बचे हैं वो लाभ के बच रहे हैं उसके। तो 15V बराबर 240, तो V बराबर कितना हो गया 240 को 15 से भाग करना है। 240 को 15 से भाग करना है, कितना आ गया 16 रुपये। एक पेन का विक्रय मूल्य 16 रुपये। ठीक है, पूछ रहा किस दर से बेचे, 16 रुपये प्रति पेन। प्रत्येक पेन का विक्रय मूल्य 16 रुपये होगा। ठीक है भाई, 10वां सवाल हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि 12 व्यक्ति 5 दिन काम करे तो चौथाई काम बच जाता है, शेष रह जाता है। रिमेनिंग जो वर्क है वो है चौथाई। चौथाई मतलब 1/4। यदि 16 व्यक्ति 4 दिन काम करे तो कितना काम शेष बच जाएगा। ये भी फ्रैक्शन के रूप में बताना है। ये 1/4 बच रहा है, या कितना बच जाएगा। आ जाते हैं भाई, ट्राई करना भाई वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 12 व्यक्ति 5 दिन काम करें। ये मानकर चलिए कि एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है। एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेंगे 12 काम। तो 5 दिन काम करेंगे तो 60 काम हो गया। 60 काम हो गया, चौथाई काम बच गया, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बच गया, 3 काम हो गया। तो जब 3 काम हो गया तो इसका मतलब 20 बच रहा है, तो कुल काम कितना था 80 था। फिर से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सोचना भाई। 12 व्यक्ति 5 दिन काम कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 व्यक्ति एक दिन में 12 काम करेंगे, 5 दिन में 60 काम। 60 काम होने के बाद भी चौथाई बच गया, यानी 4 में से एक हिस्सा बच गया। इसका मतलब 4 में से 3 हिस्से हुए हैं, 3 हिस्से 60 है तो एक हिस्सा 20 है। ये हो गया काम, ये बच गया, तो कुल काम है 80। ये हमारा पहले से इतने की जरूरत अब हमें है ही नहीं, कुल काम 80 है, ये मिल गया। अब ये कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 4 दिन काम करे, तो एक व्यक्ति एक दिन में एक काम, 16 व्यक्ति 16 काम, 4 दिन में कितना 64 काम। एक व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहा है, 16 व्यक्ति एक दिन में 16 काम करेंगे, तो 4 व्यक्ति एक दिन में कितना करेंगे भैया 64 काम। तो 64 काम समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 4 दिन काम करे तो कितना काम बचेगा, 64 काम हो जाएगा। बचेंगे कितने 16 काम, क्योंकि 20 में से 64 घट रहा है, 16 बच गया, बचा 16। 20 80 में से 16, 80 टोटल है, जिसमें से 16 बच गया, तो बचा कितना 1/5। पहले चौथाई बच रहा था, इस बार 1/5, फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 24 है। राइट एंगल का ट्रायंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल है, उसकी सबसे छोटी जो भुजा है वो है 6 और उसका क्षेत्रफल यानी एरिया है 24, तो उसका परिमाप कितना होगा। आइए भाई, मान लिया ये हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल पर है, और इसकी ये सबसे छोटी भुजा 6 दे रखी है। सबसे छोटी वाली 6 है, कर्ण तो हो नहीं सकती ये, तो सबसे छोटी ये मान ली। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसको h मान लिया। क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 बराबर एरिया, b इंटू एच बाई 2 इक्वल टू होता है एरिया। तो हमारे पास ये है, इन दोनों की गुणा करके आधा करें तो एरिया आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया 8। इसका मतलब हमें पता चल गया ये 8 है, ये भुजा हमारी 8 है। लेकिन हमसे ये भुजा भी तो नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं का टोटल कितना है, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, अब देखिए ये 6 है ये 8 है, तो ये राइट एंगल है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस से 10 होगा। ये 8 ये 6, तो ये 10 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा सकते हैं आप। तो टोटल हो गया 10 18 6 24। तो एरिया भी मतलब क्षेत्रफल भी और परिमाप भी 24 ही है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
15 भुजा वाले किसी बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो आपको डायगोनल बताने हैं कितने हैं। एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 15 साइड हैं, 15 साइड वाला एक डायगोनल है जिसमें आपको 15 साइड वाला एक पॉलीगन है जिसमें डायगोनल बताने हैं। ट्राई कीजिए, 15 भुजा वाले एक बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। आइए भाई, अगर पूछा जाए कितने विकर्ण या डायगोनल होते हैं तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर होता n-3/2। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या होता है n-3/2 आ जाते हैं। n का मतलब है जितनी उसमें साइड है, कितनी है यहाँ पर 15 गुणा 15 में से 3 गया 12/2, आंसर आ गया 90 विकर्ण है भाई। 15 गुणा 12/2, n में से 3 घटाएंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा है, आप ट्राई करेंगे। कक्षा के प्रत्येक छात्र को 13 रुपए दिए जाएं तो 13 रुपए शेष बच जाते हैं। आपके पास कुछ रुपए हैं, उनमें से आपने 13 रुपए हर एक बच्चे को दिए तो 13 रुपए शेष बच गए। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र को 16 रुपए दिए जाएं तो 95 रुपए कम रह जाते हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अगर आप प्रत्येक को 16 देंगे तो 95 की कमी पड़ेगी, और अगर 13 देंगे तो आपकी जेब में 13 रुपए बच जाएंगे। तो कक्षा में कुल छात्र कितने, ये बताइए। ट्राई कीजिए भाई। ओके, मान लिया कक्षा में कुल छात्र हैं n। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि n छात्र हैं, आप प्रत्येक छात्र को 13 रुपए दे रहे हैं। एक छात्र को 13, तो n छात्रों को कितने दिए? 13n, 13n। फिर भी आपके पास 13 रुपए बच गए, मतलब इतना दे दिया फिर भी बच गए, तो आपके पास कुल रुपए कितने थे? 13, ये थे टोटल रुपए। इतना देने के बाद इतने बचे हुए हैं, तो टोटल रुपए आपके पास इतने थे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यदि प्रत्येक छात्र को 16 दिए जाएं तो कुल दिए जाएंगे 16n, लेकिन आपके पास कम पड़ गए, यानी इतने होते तो काम चल जाता, लेकिन 95 कम है, यानी आपके पास इससे 95 कम है। फिर से देखिए, एक कुल छात्र है n, तो अगर प्रत्येक छात्र को 13n दिए जाएं तो कुल कक्षा में इतने बांटे जाएंगे, आपकी जेब में 13 रुपए बच जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल आपके पास इतना धन है। अगर आप 16 देंगे एक व्यक्ति को तो इतने की जरूरत है, लेकिन 95 कम पड़ गए। इतने की जरूरत थी बांटने के लिए, लेकिन 95 कम पड़ गए, तो इसका मतलब आपकी जेब में इतने रुपए हैं। ये भी आपके पास टोटल धन, ये भी आपके पास टोटल धन, यानी ये दोनों बराबर है। n को एक तरफ कर लो, इधर नंबर्स को एक तरफ, 95 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 13 + 95 हो जाएगा, और यहाँ 16n - 13n, तो यहाँ बचा 3n बराबर 108, 3n बराबर 108, तो n बराबर 36। ठीक है, ओके, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल में कुर्सी और मेज के क्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, रेशियो है 2:3 का। सीपी में कुर्सी को 20% प्रॉफिट यानी लाभ पर बेच रहे हैं, मेज को 10% लॉस यानी हानि पर बेच रहे हैं, तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ हुआ, कितना % प्रॉफिट है, कितना % लॉस है, आपको बताना टोटल दोनों काम करने के बाद। ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखिए इसमें कहीं भी रुपए का जिक्र नहीं है। कुर्सी मेज का मूल्य 2:3 के अनुपात में बताया गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि अब इसमें कहीं रुपए का जिक्र नहीं है, तो हमने कुर्सी और यहां पर मेज ले ली। ठीक है, कुर्सी का मेज मूल्य 2:3 का अनुपात है, तो इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो। मान लिया 200 में कुर्सी खरीदी है, 300 में मेज खरीदी है। ठीक है, तो कुल कितने में खरीदी दोनों चीज? 500 में। दोनों चीज 500 में खरीदी। कुर्सी को 20% लाभ पर, इसका 20% लाभ, 200 का 20% 40 का लाभ पर 240 में बेच दी। भाई 200 का 20% 40 होगा, 40 में 240 में बेच दी। और मेज को 10% हानि, इसका 10% 30 के घाटे यानी 270 में बेच दी। ये 240 में बेची, ये 270 में बेची, तो कितने में गई? दोनों गई 510 में। कुल खरीदी थी 500 में, बेची 510 में। तो अब इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी संख्या मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई।
इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। 500 में खरीद कर 510 में बेचा, फायदा हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10 का। लाभ गुणा 100 बटे CP, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 बाई डिवाइडेड बाई CP। CP कितना है? 500। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 है। कितना भाई? 2% का लाभ है, 2% का फायदा हुआ है इस पूरे सौदे में। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सवाल अच्छे भी लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने 15 में से 15 किए होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 15 में से आपके सवाल कितने हैं भाई। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा भाई, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लाएं। ठीक है, मैंने जैसा बताया था कि अभी थोड़ा सा टाइम्स का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा अभी भी डिस्टर्ब है, तो जैसे ही होगा तो फिर शायद मतलब बीच में ब्रेक ना आ पाए। फिर हम कोशिश करेंगे डेली लाने की, डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन कोशिश करेंगे। बाकी देखिए जैसा भी आने वाला समय बताएगा। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।